देखो अपन ने अभी तक क्या कौन कौन सी चीजें पढ़ ली, रेडियस पढ़ लिया और एनर्जी पढ़ लिया, ठीक है। एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना, ठीक है। एनर्जी के गैप का आता है कि कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में, पहले रिंग की कितनी है, पांचवें रिंग की कितनी है, इन और इन रिंग के बीच का गैप कितना एनर्जी का, वैरायटी आती है। क्वेश्चन अपन अभी आखिरी में सारे कर लेंगे जितने भी वैरायटी है, बस अभी थ्योरी समझ गए ना, ताकि कल तुम थ्योरी पढ़ के आओ और मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। क्लियर है? चलो अब ये कुछ नाम आएंगे क्वेश्चन में तुमको बार बार। ग्राउंड स्टेट मतलब हमेशा n=1, किसी भी चीज का ग्राउंड स्टेट मतलब ओरिजिनल जहां इलेक्ट्रॉन है। और बोर्ड ने तो बोला था ना इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशीज, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्राउंड स्टेट 1 ही होगा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट 1, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1, सेकंड ऑर्बिट 2, थर्ड ऑर्बिट 3। लेकिन जब भी बोलता है ना एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेशन स्टेट, तो वो उससे एक हमेशा ज्यादा होती है, जो भी बोल रहा है। मैंने बोला फर्स्ट एक्साइटेड, तो फर्स्ट से जंप करके सेकंड में जाएगा ना, तो n= क्या होगा उसका 2। सेकंड एक्साइटेड मतलब फर्स्ट से जंप करके 3 में जा रहा है। थर्ड एक्साइटेड मतलब उससे एक ज्यादा पे जा रहा है, 4th। तो ये जब क्वेश्चन में आएगा कि फॉर हाइड्रोजन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालो, तो थर्ड एक्साइटेड मतलब वहां n की वैल्यू तुमको 4 रखनी पड़ेगी। समझ में आया ना? बस ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आए थे, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक्साइटेड स्टेट आएगा तो n की वैल्यू जो भी एक्साइटेड थी उससे एक ज्यादा है, और नॉर्मल है तो जो वैल्यू है वही वैल्यू होती है। क्लियर है? ठीक है। अगला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो रिंग अगर न्यूक्लियस के बहुत पास में तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, दूर है तो वेलोसिटी कम होगी, पता है ये। रेडियस के बढ़ने पे वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2πkZe²/nh। वही दो इक्वेशन से बार बार डिराइव करके आ रहे हैं इधर उधर कुछ कुछ कट पिट के, ठीक है। फाइनली तुमको ये वाला याद रखना है, 2.1 × 10⁶ Z/n। ये वाला याद करना है, याद कर लेना। 2.18 × 10⁶। ये 10⁶ पे 10⁸ मत करना, क्योंकि मेरे को तो ऐसा याद रहता है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, तो थोड़ा थोड़ा वो राउंड फिगर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है बार बार कि 3⁸ और 3⁶। तो तुम लोग इस चीज को अलग से गोला मार्क करना, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? 2.18 × 10⁶ Z/n। क्लियर है इतना? Z वही अपना एटॉमिक नंबर और n जो भी रिंग दी है, अब वो एक्साइटेड वाली दी है, नॉर्मल हो उससे पता करते रहना किसी के लिए भी हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये 3 तो मेन हो गया ना अपना। इसके बाद कुछ भी वो पूछ सकता है, बस तो अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आया तो और तुम्हारा दिमाग यूज करवाना हुआ उसको तो, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड पूछेगा कि कितनी देर में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस रिंग में। जैसे अर्थ को घूमने में 365 दिन लगते हैं, ठीक है, तो वैसे ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को पहले रिंग में घूमने में पूरा सर्कल में कितना टाइम लग रहा है, दूसरे में कितना टाइम लग रहा है, पांचवें में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर तुम बोलोगे सर फॉर्मूला ही नहीं था ऐसा तो टाइम पीरियड निकालने का, तो इसीलिए लिखवा दिया है, ठीक है। और लिखवाना क्या है? पहले की 3 चीजें याद होनी चाहिए, रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी, बाकी सब उससे डिराइव हो जाती है। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला मेरे को पता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ बोलो हाँ। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो दिमाग मत लगाना कि वेक्टर है ये वो, याद रखो चुपचाप। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होना तो चाहिए था वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि ये वेक्टर है तो हाँ, मतलब यहाँ सारी चीजें सेम है, इसीलिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज का, ठीक है। और सरकमफ्रेंस अब घूम कहाँ रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना। बोर के हिसाब से तो सारे ऑर्बिट सर्कुलर थे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, तो वही उसका घूमने का पाथ है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा? 2πr। टाइम को उधर लिखा, वेलोसिटी को नीचे लिखा, क्योंकि टाइम निकालना है ना मेरे को, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। वेलोसिटी ऑफ nth जो भी ऑर्बिट दिया है, तो 2 और पाई तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो कांस्टेंट हो गया। बचा क्या? r/v। तो r/v का जब मैं फॉर्मूला रखूंगा तो मैंने डायरेक्टली सिर्फ उसके कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लिख दिया है, ठीक है। बच्चे इक्वल नहीं लिखना चाहिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर? रेडियस क्या होता है? n²/z। रेडियस होता है ना 0.529 × n²/z, तो 0.529 तो कांस्टेंट है, तो n²/z लिखा। वेलोसिटी क्या होता है? 2.18 Z/n, Z/n लिखा। इसको जब फ्लिप करूंगा ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो n ऊपर चले जाएगा तो n³ और 2 नीचे z है तो z²। तो इसके जितने भी, इसका कांस्टेंट, ये इक्वल नहीं आएगा, ये भी फिर डायरेक्टली में लिख लो। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना,
वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होगी, ये 2 पाई और इसके आगे जो 0 पॉइंट वाली चीज थी और इसका आगे 2.1 वाला, इन तीन के मल्टीप्लाई या जो भी इससे वैल्यू बनेगी वो ये आती है। आया समझ में क्या था? तो ये रटना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि अगर टाइम पीरियड का भी पूछता है तो तुमको निकालते आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। और इसमें आता है n³/z², ये भी याद नहीं करना है, वो निकाल सकते हैं। ठीक है। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है ना टाइम पीरियड के इनवर्स में होती है, तो जो भी टाइम पीरियड इसका इनवर्स कर दूं बस, तो z² ऊपर चले जाएगा, n³ नीचे आ जाएगा, और ये चीज 1 के अपॉन में चली जाएगी ना, 1/1.5 × 10⁻16, तो 10⁻16 ऊपर जाएगा तो 10⁻16 हो जाएगा, और 1/1.5 को डिवाइड करोगे तो 10/15 हो जाएगा। आ रहा है कुछ? सॉल्व करना 1/ ये, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये। ये क्लियर है? इसको जब सॉल्व करोगे 1/ वाली इस चीज को तो ये वैल्यू आएगी, -16 ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 1/1.5 को डिवाइड करोगे फिर पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो 16 का 15 हो जाएगा और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इसका। तो याद नहीं करना है, बस सॉल्व करते आना चाहिए। कभी क्वेश्चन आ गया तो तुम एटलीस्ट निकाल पाओ कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है, टाइम पीरियड का इनवर्स। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। क्लियर है? ऐसे को कितने रटोगे यार? हाँ, अगर रट पाओ तो रट लेना, नहीं रट पाओ तो मेथड पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो इतना क्लियर। अब देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, कोई भी शेल की अगर एनर्जी पूछे तो तुमको एक रिंग की क्या हो गया बेटा? हाँ, कोई भी शेल की अगर एनर्जी पूछे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, तो पहले शेल की एनर्जी से डिवाइड विद n² कर देना, आ जाएगी। एनर्जी इन फर्स्ट शेल डिवाइड विद n², तो कोई भी रिंग में एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? चलो अब ये ग्राफ, काइनेटिक टोटल पोटेंशियल पता है, काइनेटिक मुझे पता है पॉजिटिव में होती है, बाकी दोनों नेगेटिव में होती है, तो काइनेटिक पॉजिटिव में होती है तो उसको ऊपर लिखूंगा ना मैं ग्राफ के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है ना रेडियस के साथ साथ, जैसे जैसे एटम में रेडियस बढ़ती जाएगी, मान लो पहली रिंग ये, दूसरी ये, क्लियर है ना? जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाऊंगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही? कम हो रही ना, धीरे धीरे घूमेगा। आ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? माइनस में ऐसे जा रही है, यहाँ कुछ ज्यादा माइनस का होगा ऐसे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना। यहाँ मान लो माइनस का मैंने बोल दिया वैल्यू, तो क्या ही लो, इधर देखो ऐसे, तो चीजें जीरो के पास आएगी ना ऐसे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी रेडियस के साथ साथ बढ़ रही है, दूर जाते तो हाइट बढ़ रही है ना न्यूक्लियस से पोटेंशियल, और टोटल भी बढ़ती बताया था यार। चलो सुनो, कोई बात नहीं, आ जाएगी मेरी आवाज। टोटल एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। अरे यार चलो प्रोपोर्शनैलिटी, कोई बात नहीं, आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी वाला देखो, पर अपन ने सब कुछ लिया है, बस आखिरी का ये वाला जो पोर्शन है ना, रेडियस, वेलोसिटी और तीनों एनर्जी, इनके प्रोपोर्शनैलिटी से क्वेश्चन आते हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी ही आखिरी में तुमको काम आएगी। अब कैसे काम आएगी ये सुनो। गाने नहीं बजा रहा हो पता है, इतना फटे हुए हैं। चलो अब इधर देखो तुम लोग, रेडियस क्या होता है? n²/z, वेलोसिटी क्या होती है? z/n। बेटा इधर देखो, तुम लोग भी ऐसे बनाओगे, रेडियस r ऐसा होता है ना, ये डायरेक्टली कैसे होता है? n²/z के, r को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? r से n तो क्या, अरे r से n नहीं बनेगा क्या? ये r है, रेडियस में ऊपर n आता है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, कहाँ n आ रहा है कहाँ z आ रहा है। तो रेडियस r से n, तो ऊपर n²/z, ठीक है। अब बचा क्या? वेलोसिटी और एनर्जी।
वेलोसिटी और एनर्जी है ना, एनर्जी में डंडे को इधर कर दूं तो ये z जैसा नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। n जैसा दिख रहा है क्या कहीं से कहीं तक, तो z ही है, ठीक है। तो एनर्जी में z ऊपर आता है तो z² बाय n स्क्वायर। वेलोसिटी भी n जैसा तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, तो इसमें भी z ही ऊपर आता है, याद रखोगे। हाँ ये ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजन होता है। रेडियस में ऊपर n आता है, ठीक है, वेलोसिटी और एनर्जी में ऊपर z आते हैं, यही क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। रटने बैठोगे बार बार भूलते हो कि किसमें स्क्वायर, एनर्जी ज्यादा होती है ना किसी भी चीज की, तो एनर्जी में दोनों स्क्वायर लगेगा, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। वेलोसिटी में कहीं भी स्क्वायर नहीं है, रेडियस में सिर्फ ऊपर स्क्वायर है। तो वेलोसिटी में क्या है, रेडियस में ऊपर स्क्वायर है तो n² बाय z, ठीक है। वेलोसिटी में कहीं भी स्क्वायर नहीं लेकिन ऊपर z है ना, तो z बाय n। एनर्जी में दोनों जगह स्क्वायर है, तो ऊपर एनर्जी का ई z जैसा, तो ऊपर z² बाय n स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो इससे क्वेश्चन आता है। अब इससे क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे, वो पूछता है कि कंपेयर दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट, कंपेयर दी रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ ऑर्बिट। तो तुमको पता होना चाहिए ना फर्स्ट और फिफ्थ को कंपेयर कैसे करोगे, दो की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले फर्स्ट की इक्वेशन बनाओगे, फिर फिफ्थ की बनाओगे, और उसका ये आगे की जो वैल्यूज है तो कट जाती है ना, दो इक्वेशन बनाओ तो ये घटेगा ये घटेगा, n² बाय z वाली चीजें रह जाएगी। तो ये याद होना चाहिए कि n² बाय z ऊपर होता है नीचे होता है, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा फिर, ठीक है। चलो यार ये वाला यहीं पे एंड करना पड़ेगा मुझको लेक्चर। चलो इधर सारे देखो, सारे बेटा यहाँ तक छोरे, मतलब जितनी चीजें समझनी थी ना वो कंप्लीट हो गई। ड्रॉबैक्स मुझे लिखवाने अभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। और एनर्जी, वेलोसिटी और एक और क्या है रेडियस, इनकी फर्स्ट रिंग की क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, फोर्थ क्या होती है, ये एक बार लिखवा दूंगा सारी, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा। चलो थैंक यू सो मच। अपन ने कल कितना बोर एटम में 3 चीजें अपन देखो, सबसे पहले तो फंडामेंटल पार्टिकल हो चुका था, ठीक है, कैथोड रे, एनोड रे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, 3 साइंटिस्ट थे, क्लियर है। उसके बाद थॉमसन मॉडल आया था। थॉमसन की दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों ही थ्योरीज गलत थी कि प्रोटॉन फैला हुआ नहीं होता और इलेक्ट्रॉन जो धसे हुए हैं वो भी नहीं होता। उसको थोड़ा बहुत सही किया किसने, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और न्यूक्लियस के कंपेयर में, न्यूक्लियस सेंटर में होता है पॉजिटिव, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की जगह फेल हो गया। उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन ये नहीं बता पाया कहाँ घूमता है, उसके एनर्जी, वेलोसिटी, और मैक्सवेल वाली थ्योरी से फिर उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा ऐसे, तो क्योंकि उसकी एनर्जी धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से कम होती जाएगी। जैसे जैसे घूमेगा हीट रिलीज होगी, गर्म होगा तो हीट रिलीज हो रही तो उसकी एनर्जी कम हो रही ना, एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होके वो माइनस न्यूक्लियस अंदर खींच लेगा तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग की वजह से गलत हो जाएगा उसका थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लेकिन वो अनस्टेबल हो जाएगा, फिर ये गलत हो गया, ठीक है। इसका हाँ एक पॉइंट तुम्हारी बुक में दिया है कि कंपेयर, जैसे इसने रदरफोर्ड ने बता तो दिया था तुम लोगों को कि एटम का रेडियस कितना होता है 10⁻⁻10, ठीक है, रेडियस का डायमीटर जो भी, ठीक है। और फिर उसका रेडियस ही था वो न्यूक्लियस का कितना होता है 10⁻⁻15, न्यूक्लियस का कितना है 10⁻⁻15 और रेडियस है, ठीक है। और पूरा एटम का बोलूँ तो कितना है 10⁻10 है। बताया था गैप कितने का, 1 लाख का आ रहा था, ये क्वेश्चन भी मिला होगा कल उस PDF में, ठीक है, 1,05,000 मतलब, ठीक है। फिर हाँ इसको जब उसने कंपेयर किया ना तो उसने एग्जाम्पल ये दिया था बुक में NCERT में कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट रिंग जो भी उस एटम की होगी या एटम और न्यूक्लियस को अगर कंपेयर करना हो तो 5 किलोमीटर तक का रेडियस लो। 5 किलोमीटर समझते हो रेडियस में कितना होता है, कुछ एक डिस्टेंस पता है ना कि अपने यहाँ देख लो कि फॉर एग्जांपल जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ से क्लास कितनी दूर पड़ती है, आइडिया होगा ना इतना किलोमीटर, तो उससे तुमको एक आइडिया हो जाएगा 5 किलोमीटर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है 5 किलोमीटर, समझ गए ना। 100 मीटर की रेस में अपन थक जाते हैं अगर स्प्रिंट वाली रेस लगाते हैं, तो 100 मीटर जैसे कितने ज़्यादा है वहाँ, 100 मीटर जैसे 10 लोगे तो 1 किलोमीटर आएगा, तो 5 किलोमीटर बहुत दूर होता है, मतलब मेरे घर से करोड़ से भी ज़्यादा, समझ गया ना, इतना रेडियस है। मेरा घर है द्वारका धाम साइड, ठीक है, क्लियर है। ये मतलब यहाँ से IT पार्क ले लो, इतना होगा IT पार्क तक, या IT पार्क से थोड़ा सा पहले तक ये 5 किलोमीटर होगा करोड़ से, ये रेडियस है। इतना ही इस साइड ले लो, वो आएगा डायमीटर। फिर इस डायमीटर का सर्कल बनाना, इसमें एक छोटी सी क्रिकेट बॉल रख देना,
करौत पे एक छोटी सी क्रिकेट बॉल रखी है चौराहे पे, इस साइड आईटी पार्क तक, और इस साइड चले जाओ पीपल से आगे जो चौराहा आता है ना एक, वो सर्कल आता है ब्रिज वाला, वहां तक। ये डायमीटर, इस डायमीटर का एक गोला बनाओ, समझ गया? उसमें वो क्रिकेट बॉल दिखेगी क्या? ठीक, समझ गया ना कितना? तो ये उसने एग्जांपल दिया था कि न्यूक्लियस और एटम का साइज का कंपैरिजन इतना बड़ा है, एक एग्जांपल देके बताया। ठीक है, चलो। तो रदरफोर्ड वाली चीजें हो गई थी। उसके बाद आया बोर। बोर ने इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा सही सही चीजें बताई है। 6 पोस्टुलेट दिए थे, उसमें उसने ये सारी बोर रदरफोर्ड की चीजें तो इंक्लूड की ही थी, लेकिन अपने उससे इलेक्ट्रॉन की चीजें ज्यादा बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट्स में घूमता है, जिनका ऑर्बिट का MVR इज इक्वल टू NH/2π, जहाँ जहाँ होगा वहीं घूमेगा। फिर इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होती है, फिक्स वेलोसिटी होती है हर रिंग में। पहले रिंग में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरी में घूम रहा है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तीसरी रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी। एनर्जीज, और हर रिंग का रेडियस कितना होगा न्यूक्लियस से, कितनी दूरी पे होगा, ये सारी चीज़ें इसने बताई थी। फिर इन्हीं सब चीज़ों से अपन कितनी देर में घूम पाएगा, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये तो निकाल ही सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, और इसके अलावा इसने स्पेक्ट्रम वाली चीज़ भी बताई थी बोर्ड ने। वो थर्ड पॉइंट अपने को पढ़ना है। अभी अपन ने एनर्जी पढ़ लिया, ठीक है, रेडियस पढ़ लिया, उन सबसे फिर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, वो सब निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ आएगी, बोर का ही पार्ट है वो, उसने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा बहुत एनर्जी वेलोसिटी वाली चीज़ें थोड़ी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्पेक्ट्रम अलग से पढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन। ठीक है, चलो, ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, यही 3 से क्वेश्चन आते हैं अपने, और इन 3 के बेसिक फॉर्मूले पे। ठीक है, रेडियस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू n²/z, और इसको याद करने के लिए बताया था तुमको कि रेडियस ऐसा बनता है, तो n बना लेना, तो इसमें n ऊपर आता है, पूछते हैं n जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब रिंग जैसे जैसे दूर जाती जाएगी रेडियस बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वो भी इसके स्क्वायर में डायरेक्टली है। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पे इनवर्स में n के वेलोसिटी, n जैसे जैसे बढ़ाओगे, मतलब रिंग जैसे जैसे बढ़ाओगे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे n² के एनर्जी इनवर्स में, ठीक है, कि जैसे जैसे रिंग बढ़ाओगे एनर्जी कम होगी, लेकिन ये जो कम है ना, ये इस टर्म्स में नहीं है, माइनस में कम है। यहाँ पे माइनस था, ठीक है, उस माइनस को इधर लगा दूं, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस और फिर n² है। कुछ समझे? टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ ये और ये, तो दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और इधर माइनस बचेगा, तो माइनस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², तो वो डायरेक्टली हो गया ना माइनस का मतलब। ये समझ में आता है ना, कि अगर वो ये लिखा है उसने माइनस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n या 1/n², तो अगर माइनस नहीं होता तो इनवर्स में बोलते हैं, माइनस लग गया तो डायरेक्टली ही होता है वो। ठीक है, ये एक बेसिक चीज। तो बताया भी था, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ते जाएगा एनर्जी बढ़ती है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक कम होती है, पोटेंशियल बढ़ती है, लेकिन टोटल अगर पूछोगे, समझ में आया ना, काइनेटिक क्यों बढ़ रही है, पोटेंशियल सब, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगी, दूर जा रहा है स्पीड कम तो काइनेटिक कम, तो काइनेटिक कम होती है, पोटेंशियल बढ़ती है, लेकिन टोटल पूछे तो बढ़ती है, क्योंकि पहले वाले की -13.6 होती है, दूसरे की -3.2, तो -3.2 ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू -13.6, तो एनर्जी बढ़ रही है, जीरो की साइड जा रहा है ना, पॉजिटिव साइड, तो एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर है? तो टोटल एनर्जी पूछे तो बढ़ती है। तो ये ऐसे करके अपन ने तीनों के फॉर्मूले लिख लिए। ठीक है, तो वो n से भी पूछता है बहुत बार कि n से डायरेक्टली है, इनवर्सली है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, और इसके पहले जो लिखे थे वो फॉर्मूले n²h²/4πmkz², कोशिश करना कि याद कर लो। अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो फिर वैसे चांस कम होते हैं, बट फिर भी कभी आ गया तो याद हो जाए, अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं। क्लियर है? चलो, ये टेबल अपने को भरना है। उसने क्या बोला था बोर्ड ने, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए सारी चीजें वैलिड है ना। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये सारी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ले ली मैंने, हाइड्रोजन He+, Li+2, Be+3 और B+4, सेम तीनों में रखा। 5 रिंग तक के लिए चीजें ठीक है, याद रहती है। ठीक है, तो ये रटना नहीं है, बस सॉल्व कैसे कर रहे हैं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका तुमको बताना है, हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन पहली रिंग में है n = 1 में, तो उसकी रेडियस क्या होगी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से। देखो, एक सॉल्व कर रहा हूं, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, फिर मिटा दूंगा। रेडियस क्या होगी बेटा, r0। देखो, वो 0.529 बार बार लिखना, उसको एक वैल्यू ले लेता हूँ ना मैं, r0 लिख देता हूँ, क्योंकि है तो फिक्स ना, तो कांस्टेंट r0 लिख दिया है मैंने बस, क्योंकि वो ऐसा होगा, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z,
तो R इजकल टू कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा ना, तो ये कॉन्स्टेंट रखा और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 0.529। तो मैं अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, R0 ही रख रहा हूँ। समझ में आ रहा है सभी को? तो R इजकल टू R0 n स्क्वायर बाय Z, और यहाँ पे n में ही स्क्वायर है, Z में स्क्वायर नहीं है, याद रखना, छोटे छोटे गलतियाँ होती है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के लिए इसने क्या बोला, Z क्या होगा हाइड्रोजन के लिए 1, तो हाइड्रोजन की जितनी भी चीजें लिखूंगा नीचे तो 1 ही रह जाएगा ना, ठीक है। ऊपर n 1 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और बाकी चीज तो यही रहेगी ना। तो पहले के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा, R0 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे 1 ही है, Z तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना किसी में, तो Z गायब भी कर दूं तो चलेगा ना, 1 ही है। तो बस इसमें स्क्वायर लगाने हैं मेरे को, तो मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर R0, 2 का स्क्वायर R0, समझ में आ रहा है ना। मतलब कुछ और इसके नीचे 1 1 नहीं रखोगे कोई मतलब नहीं, सब चीजें बता दी क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। क्लियर है सभी को? ठीक है। सेकंड हीलियम के लिए बात करता हूं, तो हीलियम के लिए Z होगा कितना 2, Z मतलब एटॉमिक नंबर, तो 2 होगा ना। तो नीचे वाली चीज फिक्स हो गई अब हीलियम के लिए पूरे में, ठीक है। n बदल रहा है ना, तो n R0/2 फिक्स हो गया ना अपना, सिर्फ n बदलना है। तो 1 का स्क्वायर R0/2, 2 का स्क्वायर R0/2, 3 का स्क्वायर R0/2, 4 का स्क्वायर R0/2, 5 का स्क्वायर R0/2। इतना क्लियर हुआ? अब इसको फिर सॉल्व करते रहेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9/2, 4.5 R0। बट मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो यही देता है कि मान लो थर्ड रिंग में एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम प्लस के, तो उसका रेडियस पूछेगा, तो कैसे निकालोगे? क्लियर है इस फॉर्मूले से? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। मिटा दूं मैं? हम देखो रटना तो है नहीं, बट तुमको एक तरीका मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन कर कैसे रहे। जो भी एलिमेंट दे रहा है सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए उसका Z, तो Z वैल्यू फिक्स हो जाएगी, और n फिर जो भी उसने क्वेश्चन में दे रखा हो, और n वेरी करेगा, याद रखना कैसे। अगर वो डायरेक्टली बोल रहा है कि थर्ड ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, तो ठीक है, लेकिन बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड में है, थर्ड एक्साइटेड में, फोर्थ एक्साइटेड, तो एक्साइटेड वाले में n हमेशा एक ज्यादा लिखते हैं। फोर्थ एक्साइटेड लिखा है तो n क्या होगा 5, लेकिन अगर डायरेक्टली बोल रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट तो n 4 ही होगा। तो n में 2 चीज ध्यान रखने की, एक्साइटेड दिया है या नॉर्मल दिया है, और Z तो एटम से पता लग ही जाएगा जो भी एटम दिया होगा, और बाकी फॉर्मूला तो अपने को पता ही है n²/Z होता है, ठीक है। थर्ड वाला लिखो लिथियम का, इसमें भी क्या होगा देखो, R इजकल टू R0 n²/Z होता है, तो लिथियम के लिए ये चीज 3 हो जाएगी ना, R0/3 फिक्स हो गया, और बस फिर तो क्या करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये 3 4 के स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3, ये ठीक है, 4 का और 5 का स्क्वायर। और इसमें क्या रखना है, R0/3 रखना पड़ेगा ना। अरे 3 यार, क्लियर है इतना? ठीक है, ये क्वेश्चन ही समझ लो, ठीक है। अब वो दोनों में पूरी नहीं भरवा रहा हूँ, पहले के 2 फिल करवा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वही अपना R इजकल टू R0 n²/Z। Z इसके लिए कितना होगा, 4 है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो ये चीज फिक्स हो गई 4, R0/4 रहेगा, और फिर वही 1 का स्क्वायर R0/4, तो R0/4 सब में लिख दो, और फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख दोगे ना तुम लोग, ये कर लेना होगा। R इजकल टू R0 n²/Z, तो इसका लिए Z कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 है, तो ये क्या लिखा मैंने 5। अब भाई R0/5 कांस्टेंट हो गया ना, R0 की वैल्यू क्या होती है 0.529/5, वो जब सॉल्व करोगे तो पूरा रखते रहना अगर पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है तो, और ऑप्शन देख के ही सॉल्व करने बैठना। पहले ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन R और N और Z के फॉर्म में दे रखे हैं क्या, जो भी है। अगर वैल्यू दे रखी तो पूरी वैल्यू तुमको रखनी पड़ेगी, और इस फॉर्म में दे रखा है तो इसी फॉर्म में निकालना है आंसर, फालतू कैलकुलेशन की क्या जरूरत है। क्लियर है? तो पहले ऑप्शन चेक कर लेना, फिर तो इसमें क्या लिखना है, R0/5 लिखना है सब में, समझ में आया ना।
फिर वही 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते रहना। क्लियर है इतना? ये दोनों फिल कर लोगे ना तुम लोग? ठीक है चलो, ये रेडियस का हो गया। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की जो दूसरी वैरायटी होती है कि हाँ इफ एक्साइटेड में, वो सब मैं करवाऊंगा, बट एक बेसिक समझ में आया फॉर्मूला लगेगा कहाँ। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को पता है ना, 2.18 इंटू 10⁶ Z/n होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸। उससे कंफ्यूज मत करना है, क्योंकि मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन रहता था उससे कि 3 इंटू 10⁶ और 8 में क्या ही फर्क पड़ेगा, और 2 को 3 तो बहुत फर्क पड़ेगा, 2 0। ठीक है, तो ये 2.1 इंटू 10⁶ से याद रखना, 10⁸ मत कर देना बस उसको। क्लियर है? ठीक है चलो, अब इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू को मैंने v0 रख दूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n है ना, और v को z बना दिया था मैंने, तो सिर्फ रेडियस ही है जिसमें ऊपर n आ रहा है, बाकी सब में z ऊपर आएगा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वाला अलग कर दो, क्योंकि वो इनवर्स होता है, बाकी वो पूछेगा नहीं। ये 3 पूछता है मेन तो। क्लियर है? अब ये v इक्वल टू ये था। ठीक है, तो v का डायरेक्टली हटाऊंगा तो v0 आएगा ना, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है कितनी, 2.18 इंटू 10⁶। तो वो बार बार इतनी वैल्यू लिखने से अच्छा मैं v0 ही रहने दूँ उसको। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे क्या पता है भाई, Z/n वाली चीज़ इसके लिए लिखता हूँ। ठीक है, v इक्वल टू v0 इंटू Z/n है। n की वैल्यू, अच्छा z की वैल्यू क्या है इसके लिए, 1 है, तो ये तो गायब हो के 1 मतलब 1 v0 ही है, बस n चेंज होगा ना, तो ऊपर तो v0 ही रहेगा, v0/1, v0/2, v0/3, v0/4 और v0/5। समझ में आया ना कैसे आ रही है? ठीक है, सेकंड के लिए ये वही Z/n था, तो सेकंड के लिए इसके लिए z कितना होता है, 2, तो ये क्या होगा 2, तो 2 v0 हो गया ना, 2 v0/n, और n अब चेंज करते जाऊंगा तो 2 v0/1, 2 v0/2, 2 v0/3, 2 v0/4 और 2 v0, फिर उसको कैंसिल तुम करते रहना, 2 1 2, ये वो जो भी डिवाइड करते रहता हो। क्लियर है? ठीक है, थर्ड वाले के लिए फिर सेम चीज है। ठीक है, v इक्वल टू v0 Z/n होता है। ठीक है, तो z कितना है, 3 है, तो 3 v0/1 2 3 4 5 6, 3 v0/1, फिर वो कर लोगे तुम लोग नीचे वाले। ठीक है, मैं एक और लिख देता हूँ, 3 v0/2। अब फॉलो करते रहना उस फॉर्मूला। इसमें क्या 4 v0 5 v0, समझ में आ गया ना क्या होगा, z है, z क्या हो जाएगा 4, तो 4 v0/1 2 3 4 5। अगले वाले के लिए 5 है ना वैल्यू। तो एक चीज याद रखना, कंफ्यूजन और पता है कहाँ होता है, ये जो प्लस चार्ज दे देता है ना, अपन बहुत बार इसको फिर सोचते रहते हैं कि अच्छा +4 दिया है तो इतने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो कौन सी रिंग आई होगी। कुछ नहीं सोचना है, ऐसा फालतू का दिया है, वो हो गया कंफ्यूजन। ठीक है, याद रखना, अगर मान लो उसने दे दिया बेरिलियम +3, तो तुम सोचोगे अच्छा बेरिलियम में इतने इलेक्ट्रॉन थे, +3 निकले, तो ऊपर वाली रिंग मानूं, सेकंड वाली या फर्स्ट वाली मानूं, कौन सी रिंग को मानूं, n आता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो याद रखना, वो जो n खुद क्वेश्चन में देगा, n इससे नहीं निकालना है कि बेरिलियम, देखो इससे पूछा है, ये बोल रहा हूँ मैं, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम 4 होते हैं, मतलब 2 रिंग है, पहली रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी रिंग में 2 है। ठीक है, तो तुम इसका n कौन सी रिंग रखोगे, पहली रिंग की दूसरी रिंग, वो क्वेश्चन में दे के रखेगा कि पहली रिंग के इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी पूछ रहा है कि दूसरी रिंग के लिए, तो जो भी रिंग क्वेश्चन में दे रखी हो वो रखना है, ना कि ये प्लस देख के रखना है कि प्लस हटा दिया और एक इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 ही रखूँ हमेशा, ऐसा तो सब में 1 रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ जाएगा। तो इनके प्लस से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनके प्लस का इसमें कोई काम है ही नहीं, बात खत्म, कोई काम नहीं है। क्लियर है? तो वो n खुद देगा, z निकालना है इससे, तो z बेरिलियम देता तो भी z वही रहता, बेरिलियम +3 देता तो भी z वही रहेगा। z एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर डिनोट्स प्रोटॉन। क्लियर है? ठीक है, फिर भी गलती करोगे तो तुम्हारी गलती। चलो अब इसमें समझ गया ना, इसमें भी क्या होगा, z इसके लिए 4 हो जाएगा, इसके लिए z 5 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 v0 5 v0/1 by 1। ठीक है, फिर 2 2 करके 3 3 4 4 5 5 तुम फिल कर लेना। क्लियर है ना ये चीजें, 4 v0/2 5 v0/2 ऐसे फिल कर लोगे पूरे में। ठीक है, एनर्जी के लिए देखो, एनर्जी में अपन लिख रहे हैं फिर
काइनेटिक एनर्जी का लिख लेता हूँ, ठीक है, वो माइनस प्लस वाला साइन नहीं दे रहा हूँ, तो ये काइनेटिक और टोटल आपस में सिर्फ नंबर में चेंज, मतलब सिंबल में चेंज होता है, वैल्यू सेम रहती है। तो मैं काइनेटिक पूछ रहा हूँ तो काइनेटिक लिखोगे, टोटल तो टोटल, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो मैं इसको ले रहा हूँ नॉर्मल वाला। अब वो माइनस साइन लगाना है, लगाना नहीं लगाना है मतलब, मैं एग्जाम्पल के लिए करवा रहा हूँ बस, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसके हिसाब से फिर लगाएंगे या हटा देंगे। चलो, हाँ, एनर्जी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एनर्जी वाले, एनर्जी ज़्यादा होती है ना एनर्जी, तो एनर्जी में दोनों जगह स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। वेलोसिटी में दोनों जगह नहीं लग रहा है, और रेडियस में ऊपर लग रहा है नीचे नहीं लग रहा है, याद रखना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? भाई माइनस लगाओ या नहीं लगाओ, 13.6। अगर काइनेटिक लगाऊँ तो प्लस, टोटल लगाऊँ तो माइनस, और पोटेंशियल लगाऊँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो अपने को बस अभी ये हटा दो, इससे मतलब है ना, ठीक है। इसके लिए z कितना होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसमें 1 का स्क्वायर 1, तो ई नॉट ही फिक्स है ना। ई नॉट बाय 1 का स्क्वायर, ई नॉट बाय 2 का स्क्वायर, ई नॉट बाय 3 का स्क्वायर, 4 का, ये क्या जाएगा? ई नॉट बाय 1 का स्क्वायर, ई नॉट बाय 2 का स्क्वायर, ई नॉट बाय 3 का स्क्वायर, ई नॉट बाय 4 का स्क्वायर, ई नॉट बाय 5 का स्क्वायर। क्लियर है? सेकंड के लिए अगर चीजें ले रहा हूं तो सेकंड के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या? 4 हो जाएगा ना, तो 4 ई नॉट कॉन्स्टेंट हो गया ना। अब बार बार वो स्क्वायर के साथ लिखना टफ पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 4 ई नॉट, और n की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये मिटाऊं यहाँ से, ठीक है। तो 4 ई नॉट फिक्स हो गया ना इसके लिए, और नीचे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना। फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, वो तुम करते रहना, बट ऐसे रिपीट कर लोगे चीजें, ठीक है। थर्ड वाले के लिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर था, तो उसके लिए जेड कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर क्या? 9, तो 9 ई नॉट हो जाएगा ना। इसके लिए क्या आएगा? 9 ई नॉट। अगले वाले के लिए जेड कितना होता है? 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है। अगले वाले में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अपॉन में n की वैल्यू रखनी है, वो भी स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर तीनों में, ठीक है। और इसमें वही सेम चीजें कर दोगे, ऊपर वाली चीज सेम रखोगे क्योंकि कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। अभी इस लाइन के लिए वो अलग था, है ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन मिक्स मत करना, समझ गया ना। यहाँ भी 9 ई नॉट बाय 2 का स्क्वायर, 16 ई नॉट बाय 2 का स्क्वायर, और 25 ई नॉट बाय 2 का स्क्वायर। बाकी फिल कर लेना तुम टेबल अपने से। ये समझ में आया इतना सभी को? बेटा फोटो ले लो, रब कर रहा हूँ जल्दी। फाइनली तुमको याद रखना है, R इजिकल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, V इजिकल टू वी नॉट जेड बाय एन, E इजिकल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बनेंगे, क्योंकि वो 2 इक्वेशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देता है और कट जाते ही, नॉट ई नॉट, है ना। हाँ ही करना, हाँ कहना है, वैसे फर्जी वाला था वो। मेरे को आगे क्या पढ़ाना था तुम लोगों को? चलो ये मिटा दूं। हाँ, याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस के लिए। ये याद कुछ भी नहीं करना है ना, सिर्फ फॉर्मूलेज याद करना है जो ब्लैक में लिखे हैं ऊपर। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया कि जब क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन, बाकी फिर जब ढंग से क्वेश्चन करेंगे तब हो जाएगा। फोटो आ गया ना बेटा, इसका मिटा दूं। स्मार्ट वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वर्क बाद में करो जब पहले गधों जैसी मेहनत हो जाए, याद रखना, है ना। पहले से ज़्यादा तेज या वो बोले शाने बनोगे कुछ नहीं होगा। अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, अभी तो सब पढ़ना पड़ेगा। अभी अपन ने बोर ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया है, जितना काम का था सारा, ठीक है, जितना नहीं था वो भी पढ़ा, ठीक है। चलो, मतलब इसमें ऐसा कुछ अलग से था नहीं कि काम का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले से नहीं आता, बट वो तुमको पता होना चाहिए। मान लो कभी आ गया, थोड़ा भी पेपर टफ बना, तो तुम एटलीस्ट वहाँ कुछ डिराइव तो कर पाओ कि कैसे आएगा। क्लियर है? इसीलिए पढ़ा दिया है। चलो, अब ये कोई छोटी छोटी डेफिनेशंस बचती है, क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है ना तो क्वेश्चन में बहुत घुमाता है, क्वेश्चन के वर्ड्स यहाँ इंपॉर्टेंट है,
ग्राउंड स्टेट बोल रहा है, एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, ठीक है, तो या फर्स्ट सीरीज बोल रहा है, ये वर्ड्स आते हैं बार बार क्वेश्चंस में, इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ। तो अब देखो कुछ डेफिनेशन है वो फटाफट पढ़ लेते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, न्यूक्लियस था, अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, मान लो पूरा कुछ भी एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं इस एटम में, अभी 0 इलेक्ट्रॉन से सिर्फ न्यूक्लियस है, पहला इलेक्ट्रॉन अगर आता है और वो पहली रिंग में रखता हूँ मैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कितनी 13.6 माइनस में रिलीज हो रही, तो माइनस 13.6 रिलीज होगी। वही एनर्जी जब मैं वापस इस बॉन्ड को दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी यहाँ पे रहने के बाद, उसका जब सिंबल अपोजिट कर दूंगा ना, पहली रिंग में एनर्जी कितनी होती है माइनस 13.6, उतनी एनर्जी अगर इसको दे दूं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट जाएगा। सेकेंड रिंग में जो भी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 3.2 माइनस 3.2 प्लस की 3.2 अगर मैं दे दूं तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। ये जो समझ में आती है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट इसका सिंबल अपोजिट करना है मुझे, क्लियर है। और जो ओरिजिनल एनर्जी उसी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकता हूँ ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब बाइंड होना, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अपना आयनाइजेशन। बाइंड होने में जो एनर्जी है और आयनाइजेशन जस्ट उल्टी होगी ना एक दूसरे में, तो सिंबल चेंज होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, जहाँ इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल रहता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि बोर वाले ने बोला था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहली रिंग में आएगा ना, तो उसके लिए n इज इक्वल टू 1 है। लेकिन मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी रिंग का ही है, तो उसका ग्राउंड तीसरा ही होगा फिर, ठीक है, याद रखना। लेकिन वो बोर ने बोला ही नहीं था। हाँ मतलब कुछ भी अगर कुछ नहीं बोले और बोले ना तो ग्राउंड स्टेट 1 ही मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेट वही। तो ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, बोर्ड से क्वेश्चन आना है, बोर्ड ने n इज इक्वल टू 1 ही बोला था। बट अगर तुम ऐसे देखोगे तो ग्राउंड स्टेट का मतलब वो है जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है। इलेक्ट्रॉन मान लो 5 रिंग है, 5 में से तीसरे रिंग के इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट तीसरा रिंग ही है, ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड फिर चौथी रिंग होगी, ये होता है, ठीक है। तो बट अपने यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ले रहे तो n इज इक्वल टू 1 रखा जाता है। एक्साइटेड स्टेट मतलब देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड जो भी बोला मैंने कि फर्स्ट एक्साइटेड तो कौन सी रिंग में पहुंच गया, सेकंड ना, सेकंड एक्साइटेड तो कौन सी रिंग में पहुंच गया, थर्ड। मैं बोलूँ 10th एक्साइटेड तो 11th वाली रिंग में पहुंच गया होगा ना। तो एक्साइटेड हमेशा एक ज्यादा n होता है। मैंने बोला 5th एक्साइटेड तो n क्या होगा 6, एक हमेशा ज्यादा होगा, याद रखना, क्वेश्चन में देता है वो। तो स्टेट्स अदर देन ग्राउंड, ग्राउंड के अलावा जितनी भी ऊपर सारी स्टेट्स होगी सारी एक्साइटेड होगी, ठीक है। n इज इक्वल टू 2, देखो फर्स्ट एक्साइटेड बोला तो n इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड बोला तो n इज इक्वल टू उससे एक ज्यादा 3, फोर्थ बोला तो उससे एक ज्यादा 5, 10th बोलूँगा तो उससे एक ज्यादा 11th, क्लियर है। तो ये याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बॉन्ड तोड़ के आयनाइज करवाना। तो कैसे होगा, जितनी एनर्जी लेके बैठा था या जितनी एनर्जी रिलीज करके बैठा था उतनी एनर्जी वापस दे दूंगा तो हट जाएगा वहां से। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, देखो इसने डेफिनेशन के फॉर्म में बोला है कि वहां से हटाना, हटा के कहाँ रखना, पूरा एटम से बाहर निकालना, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब वहां से रिमूव करके इनफाइनाइट पे फेंक देना। तो जो भी इनफाइनाइट पे एनर्जी होगी वो और जो इस रिंग की एनर्जी होगी इसका माइनस करना होता है। तो अगर प्रॉपर्ली सॉल्व करने जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी इनफाइनाइट वाली माइनस जो उस रिंग में थी पर्टिकुलर, और अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इवन। हाँ अगर वो फिर जो भी शिफ्ट होगा कि मान लो 5वीं रिंग में जा रहा है तो 5 - 1 करना पड़ेगा। लेकिन इसने बोला आयनाइज मतलब पूरा एटम से बाहर होता है, तो सबसे दूर तो इनफाइनाइट रिंग्स बोलते हैं। तो इनफाइनाइट के लिए फिर एनर्जी ऐसे निकलेगी। और इनफाइनाइट ये क्या है, n है ना, E1 मतलब पहला रिंग, तो यहाँ पे n क्या रखूँगा, इसके लिए एनर्जी जब निकालूंगा, देखो इसकी एनर्जी कैसे आएगी बेटा भाई, -13.6 Z²/n²। तो इसके लिए n कितना रखा जाएगा, इनफाइनाइट। और 1 के अपॉन में जब भी इनफाइनाइट आता है वो चीज़ क्या हो जाती है, 0, क्लियर है। तो लिख लेना कहीं कि 1 के नीचे अगर 0 आता है तो इनफाइनाइट, 1 के नीचे इनफाइनाइट आता है तो 0, 0 के नीचे चाहे 1 आए चाहे इनफाइनाइट आए 0। ये मार्जिन के ऊपर कहीं लिख लेना साइड में, ठीक है। और सेम भाई E1 के लिए अगर करूँगा तो -13.6 Z²/1 का स्क्वायर, और ये फिर माइनस, फिर ये माइनस अलग है ना,
तो वो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये तो पूरे ही 0 हो गया, तो 0 का तो कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो ये वाला पूरा ग्रुप 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए आयनाइजेशन हमेशा प्लस में आती है। और यहाँ जो मैंने n स्क्वायर लिखा है, तो देखो इनफाइनाइट वाले का तो 0 हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर कौन सा होगा, 1 वाला, ये n यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन में 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसीलिए पहले मैंने नहीं लिखा था उसमें, लेकिन फिर भी मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि तीसरे से एक्साइट करवाना है, तो फिर n = 3 लिखता मैं, 3 का स्क्वायर। क्लियर है, वो तो बोर है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए पहली रिंग होगी तो n = 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो नहीं भी n लिखता तो प्लस 13.6 Z² होता बोर के लिए। कोई दूसरा आइटम होता है कि थर्ड वाली रिंग का इलेक्ट्रॉन को मेरे को आयनाइज करवाना है, तो फिर यहाँ 3 का स्क्वायर लिखना पड़ता। क्लियर है ये, ठीक है। आयनाइजेशन हो गया। एक्साइटेशन एनर्जी, देखो आयनाइज मतलब क्या होगा, पूरे एटम से बाहर फेंकना, एक्साइटेशन मतलब रिंग शिफ्ट करना ना, एक्साइट हो गया, अगली रिंग में आ गया, फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकेंड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन, तो रिंग पूरे एटम से बाहर नहीं जा रहा है, रिंग शिफ्ट हो रही है, तो जिस भी रिंग में जा रहा होगा उस रिंग की, और जहां से जा रहा है इस रिंग की एनर्जी माइनस कर दो। अपन ने पढ़ा था ना, फर्स्ट वाली रिंग की एनर्जी कितनी है, -13.6, दूसरी रिंग की एनर्जी कितनी है, -3.2, तीसरी रिंग की कितनी है, -0.51, सॉरी 1.51, 4 है, ठीक है, हाँ 3.4 -1.51 ऐसे करके सारी लिखी थी। तो मान लो मैंने बोला है कि फर्स्ट से वो जा रहा है थर्ड में, तो इनका एनर्जी का गैप माइनस करना पड़ेगा ना, n = 3 और 1 का माइनस करना पड़ेगा, तो वही लिखा है कि जहां पे जा रहा है n, मान लो तीसरे में जा रहा है, तो E3 - E1, E3 की जो भी एनर्जी होगी माइनस E1 की जो भी, तो पूरा सम अप करके फिर 13.6 Z² तो कॉमन आ जाएगा बाहर। ये अगर दो चीज ऐसे लिखता हूँ तो 13.6 Z² कॉमन आ गया, और 1/n1² - 1/n2², मतलब n2² - n1², ज्यादा वाले का वो n इसलिए नहीं लिखा है, 1 का स्क्वायर कर दिया है। रुको, यहाँ पे 1 थी चीजें, इसीलिए उसको नहीं रखा हुआ है, ऐसे फॉर्मूला तो कंफ्यूज करेगा। चलो फॉर्मूला मिटा देता हूँ ना, बेस्ट, गलत लिखा है उसको। अच्छा इधर देखो, सुनो, जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने बोला एनर्जी इक्वल टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 टू कोई भी स्टेट, मैंने बोल दिया n = 3 में जंप करवाना है, तो एनर्जी 3 की, ये एग्जांपल है ना, माइनस एनर्जी 1 की, 3 की एनर्जी कितनी मुझे पता है, -1.51 माइनस ऑफ 13.6, तो यहाँ से तुम्हारा जो भी इनका गैप आएगा कितना 11 पॉइंट कुछ आता है, तो वो आ जाएगा आंसर, तो उतनी एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। ये हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उस प्लस वाले में से माइनस करोगे तो जो भी एनर्जी आ रही है वो तुम्हारी एक्साइटेशन एनर्जी होगी, कि इतनी एनर्जी उसको दोगे तो वो एक्साइट हो जाएगा। इनके बीच का गैप दोगे तो यहाँ पे आ पाएगा, इनके बीच का गैप दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना फार्मूला नहीं रखना है, 5 तक की याद कर लेना वैल्यूज, 5 रिंग की, गैप ऐड करते जाना। हाँ वो मिटा दिया क्योंकि वो गलत लग रहा था, थोड़ा मेरे को लग रहा था, अब वो चेक कर लेना। वैसे उसको माइनस का हटा दो, तुम लोग काट दो, ठीक है, अब तो इतना करना नहीं, ये बेस्ट है यार। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने ना जितनी सिंप्लीफाई चीज़ें होंगी उतना बेस्ट है, फॉर्मूले ज़्यादा नहीं रटने हैं, ठीक है, ये रटने के हैं भी नहीं कुछ, तुमको बस एक ही फार्मूला याद रखना है, -13.6 Z²/n², खत्म, और कोई फार्मूला है ही नहीं। ये क्लियर है। एक्साइटेशन एनर्जी वही E2 - E1, जहाँ जा रहा है माइनस जहाँ से जा रहा है, तो वही लिखा है। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल, बेटा आवाज नहीं करो, ठीक है, अपन वो पढ़ते हैं ना सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में, जब भी सर्कुलर वाली चीजें आ जाती है तो R से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पोटेंशियल वाली चीज आएगी तो पोटेंशियल नीचे लगा देना बस, नॉर्मल वाले में एक्साइटेशन एनर्जी थी तो उसने क्या बोला, एक्साइटेशन एनर्जी थी और ये एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया, तो उसके लिए इस E से डिवाइड कर देना, बाकी सब सेम होगा। एक्साइटेशन एनर्जी में E2 - E1 में E का डिवाइड कर दोगे, हाँ उसको बस E से डिवाइड कर दोगे तो एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है। चलो वो काम भी नहीं आना और कोई पूछना भी नहीं है, बट अगर वर्ड्स 100 में एक क्वेश्चन अगर आ रहा है एक्साइटेशन पोटेंशियल का, तो पता होना चाहिए कि नीचे ये लिखा जाएगा, उसमें नॉर्मल के नीचे कुछ तो डिवाइड होगा तभी आंसर आएगा। क्लियर है। अगला बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको न्यूक्लियस से बाइंड करना, तो उसकी ओरिजिनल जो रिंग में एनर्जी वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी है ना, या फिर बोलो आयनाइजेशन का अपोजिट, ठीक है, तो वही लिखा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा
जो एनर्जी रिलीफ, मान लो पहली रिंग में आया तो -13.6 रिलीफ करनी चाहिए, तो भाई इसकी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो नॉर्मल एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी है, और बाइंडिंग को अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन ले लो ना, पहले वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो +13.6 देनी पड़ेगी, उसमें माइनस लगा दूंगा तो बाइंडिंग आ जाएगी। क्लियर है? तो वही लिखा है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ये होती है, आयनाइजेशन प्लस की होती है, इसको ऐसे देख लो, माइनस ऑफ ये आयनाइजेशन होगी, इसमें माइनस लगा दिया तो, या फिर ओरिजिनल जो होती है एनर्जी, हाँ चार्ज ही रखना होगा क्योंकि पोटेंशियल में चार्ज रखते हैं ना ये। हाँ कहाँ पे बेटा, ये माइनस ऑफ आयनाइजेशन है ना, ये ऐसा है ना, माइनस ऑफ ई आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में तो प्लस लगता है तो उसके आगे माइनस लगा, या फिर इसको बोल दूं ओरिजिनल जो अपना टोटल एनर्जी, यार बात ही खत्म, टोटल एनर्जी डायरेक्ट लिख दूंगा तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा वो तो। क्लियर है? आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रखा है उसको यहाँ से हटाना है तो उसको मेरे को, मान लो पहली रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन रखा है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी 13.6, ठीक है, मतलब 13.6 एनर्जी रिलीज करके वहाँ बैठा है, उतने एनर्जी वापस दे दूंगा तो आयनाइज हो जाएगा। तो आयनाइजेशन पॉजिटिव में, मैं बोल रहा हूँ उसी इलेक्ट्रॉन को मेरे को वापस रखना है यहाँ, तो उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो नेगेटिव, तो वो सिंबल ही चेंज होता है और कुछ नहीं है, बाइंडिंग और आयनाइजेशन का, और बाइंडिंग और आयनाइजेशन ही टोटल एनर्जी है, बस सिंबल चेंज करते रहो बार बार। क्लियर है? फाइनली तुमको एनर्जी के नाम पे एक ही फॉर्मूला याद रखना है, -13.6 Z²/n²। सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, ये जितना भी है सब कंफ्यूजिंग डाटा है, बट थ्योरी में पूछता है तो पता होना चाहिए। मान लो 4 ऑप्शन दे देगा वो, -b = ये, माइनस ये, प्लस ये, तो पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। क्लियर है? चलो अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे जितना भी लिखना था ना थ्योरी का अपने को, बोर से रिलेटेड सारा लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब इसकी 3 लिमिटेशन है, लिमिटेशन लिख के समझा देता हूँ कि 3 लिमिटेशन क्या है बोर की। बोर क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, आगे पढ़ोगे जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। और ऐसे 1-2 कुछ पॉइंट और होंगे, ये चीज़ें एक्सप्लेन। और इसका जो एटम मतलब मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड था, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर इसकी चीज़ें कहीं कहीं गलत प्रूव हो गई। तो कुछ इसके 2-3 लिमिटेशन है वो लिख के पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो इसका मैंने 3rd पॉइंट लिखवाया था ना तुम लोगों को, पहला क्या लिखवाया था कि बोर्ड ने अपने पोस्टुलेट से 3 चीज़ें कंक्लूड की। पहला कंक्लूड की थी रेडियस, दूसरी की थी एनर्जी, तीसरी की थी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो 2 तो अपन ने पढ़ ली, जो तीसरा बोर्ड ने कंक्लूड किया था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, वो फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो वो दिया बोर्ड ने ही था बट टॉपिक समझ गया ना, वो पढ़ने के लिए मुझे और भी कुछ चीज़ें छोटी छोटी पढ़ानी पड़ेगी अभी। क्लियर है? चलो ये रब करके फटाफट से पढ़ा रहा हूँ अगला टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर का मॉडल पढ़ लिया, क्या होता है उसके पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। पोस्टुलेट से 3 कंक्लूजन निकले थे, रेडियस, एनर्जी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है अपने को, स्पेक्ट्रल लाइन वाला, ठीक है। बाकी 2 पढ़ लिए, लेकिन उसके पहले और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके वो समझ में आएगा अच्छे से। तो पहले अपन लिमिटेशन पढ़ लेते हैं बोर की, ताकि बोर का एटलीस्ट पोर्शन खत्म हो जाए। हाइड्रोजन वाला पोर्शन ही बड़ा है, थोड़ा अलग है, तो वो अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो बोर क्या क्या चीज़ें नहीं समझा पाया था, टोटल 3 चीज़ें वो नहीं बता पाया था ढंग से, या डायरेक्टली बोलो तो 2 चीज़ें नहीं बता रहा था। एक तो बोर की थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए लगती है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले जो भी एटम है उन पे बोर वैलिड नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर कोई एटम के अंदर आ गए तो वहाँ वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये भी आता है, बोर थ्योरी इज वैलिड फॉर, 4 ऑप्शन दे देगा, एक H+ दे देगा, एक He दे देगा, एक He+2 दे देगा, एक He+, समझ गए ना, ऐसे 4 देगा। उसमें देखना है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है उसी के लिए वैलिड है। तो पहला वही लिखा है, डजंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है, वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगला देखो, कोई भी व्हाइट लाइट जब आती है तो व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग वेवलेंथ होती है, जो और अपन पढ़ते हैं VI, BG, YOR, वायलेट से लेके रेड तक, ठीक है। तो जब भी वो चीज़ एटम के अंदर पास हुई तो अपन ने बोला ना एक्साइटेशन, बोर का 6ठा पोस्टुलेट था कि अगर उसके इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वापस आना है तो एनर्जी एमिट करता है। तो जो फॉर एग्जांपल ढंग से इमेजिन करना है ना, इमेजिन क्या ही करोगे तुम, इधर देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहाँ जाना है, तो इधर से लाइट आएगी, व्हाइट लाइट, ठीक है। लेकिन ये व्हाइट लाइट को जब मैंने जूम किया तो 7 अलग अलग वेवलेंथ के फॉर्म में थी। क्लियर है? अब
इसको मान लो इस रिंग तक जाना है तो जितनी भी एनर्जी लगेगी, हर वेवलेंथ की अलग एनर्जी होती है ना। देखो बाद में पढ़ोगे E = hc/λ, और hc तो कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, h प्लैंक कांस्टेंट। तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है ना। तो हर वेवलेंथ की एनर्जी अलग होगी जो 7 अलग अलग आ रही है विबजी और से लेके, ठीक है। तो इसको यहां से यहां तक जाने में जितनी भी एनर्जी चाहिए थी, उतनी एनर्जी किस वेवलेंथ के पास है वही एब्जॉर्ब करेगा ना, सारी क्यों करेगा। उससे कम वाली मान लो इसकी एनर्जी कुछ है, अरे 1 2 3 4 ले लेता हूँ यार मैं, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने में 3 की एनर्जी चाहिए थी, समझ गए, 3 की एनर्जी चाहिए थी, और ये कितनी है 7 है, 1 से 7 तक। तो सिर्फ 3 वाली एब्जॉर्ब करेगा ना, 3 वाली एब्जॉर्ब करके जंप हो जाएगा, और जब वापस आएगा तो 3 वाली एमिट करेगा, बाकी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब एमिट नहीं करेगा ना, 1 से 7 तक 3 को गायब कर देगा। तो जब ये लाइट इधर पास होगी और इधर मान लो मैं एक स्क्रीन रखूं, तो उस पर मेरे को एक गायब दिखेगी, बाकी की सारी मिलेगी। तो ये वाली चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसने बस बोला था कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है फिर एमिट करता है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ढंग से ये स्पेक्ट्रल लाइन को नहीं बता पाया था। स्पेक्ट्रल लाइन का जब मान लो यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ अलग एनर्जी रिलीव होती है, यहाँ से यहाँ में अलग, या फिर डायरेक्ट आ गया तो कुछ अलग। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैलिडिफिकेशन नहीं दे पाया था कि क्यों, कौन सी वाली एब्जॉर्ब होगी, कैसे होगी। क्लियर है, थोड़ा बहुत बताया था बट इतना ज़्यादा नहीं। तो डजंट एक्सप्लेन दी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रल लाइन है इनके जो फाइन स्ट्रक्चर ये वाले जो आएंगे, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, कौन सी एमिट होगी, बहुत ज़्यादा ढंग से इतनी डिटेल में नहीं बता पाया था। क्लियर है, तो ये हो गया। और उसी से रिलेटेड अब देखो, हर वेवलेंथ की कुछ एनर्जी है ना। जब मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं आसपास, वो जैसे कैथोड रे एनोड रे में किया था ना अपन ने, कि एक प्लेट इधर लगाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक मैं मैग्नेट रख दिया था एक साइड, तो वो रेज बैंड हो रही थी कैथोड रे एनोड रे वाली चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या वेवलेंथ है, वेवलेंथ की कुछ एनर्जी होगी जो भी होगी, तो ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट होती है। कोई भी वेव, कोई भी एनर्जी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अफेक्ट होगी ना, ठीक है। तो ये उनकी स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसे स्प्लिट क्यों हो रही है 7 अलग अलग में, ठीक है। तो डजंट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तब भी वो चीजें बटेगी, ऊपर नीचे जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तब भी वो वेवलेंथ सारी ऊपर नीचे कोई डिस्टॉर्ट होगी। तो ये नहीं बता पाया था कि क्यों हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग हो तो उसको बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट, क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये एक याद रख लेना, इलेक्ट्रिक से स्पार्क याद रहता है ना, स्पार्क से स्टार्क याद रह जाएगा, बचा हुआ ज़ीमन इफेक्ट। तो 2 इफेक्ट होते हैं, स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमन इफेक्ट। क्वेश्चन है बेटा, वो आने चाहिए ना, क्वेश्चन लगाओगे मिलेंगे क्वेश्चन कि ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होगा, सीधा ये पूछता है। तो ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग, और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग। ये सब चीज़ें बोहर नहीं बता पाया था क्यों हो रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है। क्लियर। तो ये 3 इसके डीमेरिट्स थे, ठीक है। फटाफट फोटो खींचो, रब करो, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ सारे, ठीक है बेटा। आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जब तक तुमको कनेक्ट नहीं होगी ना, फिर तुम अलग अलग रटते रह जाओगे, ठीक है। देखो अपन ने बोर के 6ठे पोस्टुलेट में पढ़ा था ना ये वाली चीज, कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। लाइट क्या होता है, फोटोन के बंडल होते हैं, फोटोन के बंडल में कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है E = h-nu, और उनको एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, एब्जॉर्ब करके नीचे। बोर इतना होगा इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन इतना नहीं था ना कि बस उसने लाइट देखी और बोल दिया कि हाँ लाइट में फोटोन आता है, उसकी एनर्जी E = h-nu भी होती है, और वही एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है। बोर ने एटम बताया, इलेक्ट्रॉन बताया, ये चीज़ बताई कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन कोई तो साइंटिस्ट होगा ना जिसने पहले ये चीज़ डिस्कवर कर चुका है कि लाइट में फोटोन बंडल होते हैं, उन फोटोन की एनर्जी E = h-nu होती है। तो ये सब चीज़ें बोर के पहले डिस्कवर हो चुकी होगी, तभी बोर बता पाया है कि नहीं एनर्जी है या वेवलेंथ आ रही है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। कुछ आया समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सारा काम बोर ने खुद के मन से तो नहीं दे दिया होगा,
ये पोर्शन पहले डिस्कवर हो चुका होगा कि लाइट में फोटोन पार्टिकल होते हैं, उनकी एनर्जी h नहीं होती है, तब जाके उस चीज का एप्लीकेशन बोर्ड ने किया। ठीक है, अब जब एनर्जी जिसने भी बताई होगी E इक्वल टू एच न्यू होती है, ठीक है, पढ़ेंगे अपन कौन है, तो E इक्वल टू एच न्यू या E बराबर है वो mc स्क्वायर वाली जो सारे, ठीक है, आइंस्टाइन वाली जो उससे आएगा। तो E इक्वल टू जो एच न्यू वाला है, इसमें न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, E एनर्जी हो गया, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है वेवलेंथ, पढ़ोगे, उससे आता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना, कुछ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एनर्जी और एक दो और कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, बताता हूँ। वेव नंबर, हाँ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, तो ये सारी चीजें जो वेव आ रही है ना, इसको डिफाइन कर रहा है कि वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, वेव नंबर कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये सब चीज़ें पहले डिस्कवर हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस हेडिंग का नाम जाएगा कि डेवलपमेंट्स या डिस्कवरीज बिफोर बोर। ये सब उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, ये 5-6 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड और ये सब। वैसे पहले पढ़ा देता बट फिर वहाँ बेटर है, अब तुमको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि ये जो चीज़ है इसके पहले ही डिस्कवर था, तभी जाके उसका एप्लीकेशन बोर कर पाया। बेटा सुन लो इधर, ठीक है, ये पढ़ेंगे, उससे इक्वल टू एच वाली चीज़ें वहीं पढ़ लेंगे उसके बाद अपन। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली चीज़ें भी आएगी, ठीक है, कि ये जो आ रहा है इसको अलग करने में कितनी एनर्जी लग रही है और शिफ्ट करने में कितनी लग रही है, वो भी यहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, ये इतना पढ़ के फिर पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तब बनेगा इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, जंप किया, जंप करके फिर वो अलग अलग लेवल्स पे आएगा, कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वो सब तुमको पता होना चाहिए पहले से, तभी बता पाओगे कि कितने की। जो वो लाइमन बामर पास्चर पढ़ते हो तो उसमें फिर वो रुटबर्ग फार्मूला आएगा, 1/λ इज इक्वल टू, सॉरी 1/, हाँ वही, लैम्डा इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस n2²। तो उसके लिए लैम्डा वगैरह पता होना चाहिए ना, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। तो इसीलिए पहले अपन डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल ये पढ़ेंगे। इसके बाद E इक्वल टू एच न्यू पढ़ेंगे, E इक्वल टू hc/λ पढ़ेंगे, यहीं से न्यू बराबर 1/λ होता है, तो वो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो hc/λ ये दो चीज़ यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद PE पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तब जाके तुमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ आ जाएगा, और ये फर्स्ट पार्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे जो पार्टिकल वाला है। तो जो ये तुम बोलते हो ना कि वेव वाला है, पार्टिकल वाला है, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर तो इसने पार्टिकल ही बताया था, लेकिन जो लाइट आ रही है ये तो वेव के फॉर्म में है ना। तो वो चीज़ें फिर तुम कंफ्यूज मत करना कि लाइट का जो वेव वाला पोर्शन है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, बोर्ड ने जो दिया था पार्टिकल मैटर पे ही दिया था। बोर्ड इसके पहले थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्ड, तीनों ने इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल डिफाइन किया है। इसके बाद जो आएंगे ड्यूअल नेचर वाले, उन्होंने फिर वेव बोला था। यहाँ पे वेव क्या है, जो लाइट आ रही है उसको वेव बोला है, ना कि इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को तो पार्टिकल ही माना था। इतना क्लियर है? चलो अब आगे का लेक्चर फिर कल कंटिन्यू करते हैं। संडे को भी अच्छी क्लास लेके कोशिश करूँगा मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर दूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।